गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ साइकोपैथोलॉजी, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ साइकोपैथोलॉजी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो कुछ एक बातें हम कल कर चुके हैं। यू मस्ट बी हैविंग some idea regarding what is psychopathology, what is abnormal behavior, as we discussed few things yesterday. तो कल हमने ये भी बात की थी कि जिस तरह से हम मेडिकल पैरामीटर्स या हेल्थ से रिलेटेड पैरामीटर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो हम आसानी से थर्मोमीटर से माप सकते हैं। उसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर हमने देखना है नॉर्मल है एबनॉर्मल है, तो वो भी हमारे पास उसके लिए इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज़ इन नॉर्मल रेंज और एबनॉर्मल रेंज। तो उस तरह से जो ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जो या फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ों को देख सकते हैं कि हम बीमार तो नहीं हैं या नॉर्मल है हमारा सब कुछ। लेकिन जहाँ तक मेंटल इश्यूज़ की बात होती है या मेंटल डिसऑर्डर्स की बात होती है, एबनॉर्मल बिहेवियर की बात होती है, तो वहाँ इस तरह से नॉर्मल एबनॉर्मल जो है वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई एक सेट नॉर्म या सेट क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कल भी हमने बात की थी कि जो ये नॉर्मल एबनॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत हद तक सोशल और कल्चरल फैक्टर्स से भी अफेक्टेड होता है। तो कुछ चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में, हमारे सोशल सेटअप में नॉर्मल है, वो कहीं और एबनॉर्मल हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। कहीं और अगर नॉर्मल है तो दूसरी जगह वो एबनॉर्मल हो सकती है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, वो हमें नॉर्मल एबनॉर्मल को डिसाइड करने में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वो आ सकती हैं। तो कुछ ना कुछ उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ ऐसे क्राइटेरिया, मापदंड या कसौटियाँ बनाई जाएँ जो डिसाइड कर सकें टू सर्टेन एक्सटेंट वेदर ब्रॉडली हम देख सकें कि वेदर दिस बिहेवियर इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल, whether it falls in the category of normal behavior or abnormal behavior. सो कुछ एक ऐसे क्राइटेरिया जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट्स ने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर बनाए हुए हैं, जिनके बेसिस पे हम थोड़ा ये इस तरह के बिहेवियर्स को, नॉर्मल और एबनॉर्मल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो उसी तरह का जो एक आज विल बी डिस्कसिंग दोज क्राइटेरिया फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर, एंड देर आर मेनली 5 criterias which are formulated to differentiate between normal and abnormal behavior. First is criteria of statistical infrequency. So criteria of statistical infrequency, या जिसको हिंदी में बोलेंगे सांख्यिकीय अबारंबारता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो चीज़ें मेजॉरिटी ऑफ जनसंख्या में, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में पाई जाती हैं, वो नॉर्मल हैं, और जो नहीं पाई जाती वो एबनॉर्मल मान ली जाती हैं। ये जो जनसंख्या का एवरेज है किसी चीज़ के लिए, हाइट है, जैसे हम मान लो बात करें कि अगर कोई व्यक्ति की हाइट जो है वो 7 फीट है या उस तरह से इतनी ज़्यादा है, जो कि आमतौर से देखने को नहीं मिलती, तो वी कॉल इट एबनॉर्मल। वाई? बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उसमें ये हाइट जो है वो नहीं पाई जाती, ये अलग से दिखाई देती है या वो नॉर्मल नहीं लगती है। तो इस तरह से जो ये क्राइटेरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी है, वो यही कहता है कि जो चीज़ें एवरेज है किसी पॉपुलेशन के लिए, वो नॉर्मल मान ली जाती हैं, नॉर्मल कैटेगरी में उनको रख दिया जाता है, और जो उस एवरेज से जितना दूर होती जाएंगी उतना उनको एबनॉर्मल मान लिया जाता है। उसी तरह से आईक्यू है या इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, बुद्धि का स्तर है, बुद्धि लब्धि है, वो जैसे 70 या इससे नीचे की जो बुद्धि लब्धि होती है उसको एबनॉर्मल मान लिया जाता है, क्योंकि आम तौर से 90 to 140 की रेंज रहती है नॉर्मल। तो अगर वो 70 या उससे नीचे है तो उसको एबनॉर्मल मान लिया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी
डेविएट कर रही, काफ़ी उसका डिफरेंस है नॉर्मल रेंज से। तो इस तरह से जो क्राइटेरिया ऑफ स्टैटिस्टिकल इनफ्रीक्वेंसी है वो काम करता है, जिसको सांख्यिकीय अबारंबारता की कसौटी भी कहा गया है, जहाँ ये कहा गया है कि जो जनसंख्या का जो एवरेज है किसी भी चीज़ के लिए, उसको जो व्यवहार उसके जितने नज़दीक होगा उसको नॉर्मल और दूसरे को एबनॉर्मल मान लिया जाएगा। देन सेकेंड इज क्राइटेरिया ऑफ नॉर्म वायलेशन। क्राइटेरिया ऑफ नॉर्म वायलेशन ये कहता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे मानकों का अतिक्रमण। मानकों का अतिक्रमण जो है, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ नियम बने होते हैं जो कि सोशल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, सामाजिक प्रत्याशा के हिसाब से बने हुए होते हैं। तो अगर जो व्यक्ति उनको फॉलो करता है, जो व्यक्ति उनको मानता है, वो नॉर्मल श्रेणी में उसको मान लिया जाता है, और जो उसको फॉलो नहीं करता है या जो उसका उल्लंघन करता है उसको एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में उस व्यवहार को रखा जाता है। ऐसा व्यवहार जो मानकों का या नियमों का के उल्लंघन से संबंधित हो, उसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर की श्रेणी में उस व्यवहार को हम मान लेते हैं। तो इस तरह से क्राइटेरिया ऑफ नॉर्म वायलेशन जो है वो काम करता है। अगेन जो क्राइटेरिया ऑफ नॉर्म वायलेशन है ये अलग अलग हो सकता है, किसी समाज के लिए, किसी संस्कृति के लिए, किसी सोसाइटी के लिए कुछ और नॉर्म्स हैं, दूसरे के लिए कुछ और नॉर्म्स हैं। तो ये डिपेंड करता है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स पर भी। तो उसके हिसाब से वहाँ के लिए वो व्यवहार नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो तय होता है। देन थर्ड इज क्राइटेरिया ऑफ मैल अडेप्टिव बिहेवियर या एंड डिसफंक्शन। क्राइटेरिया ऑफ मैल अडेप्टिव बिहेवियर, जिसको हम बोलेंगे कुसमायोजी कसौटी और दुष्क्रिया की कसौटी। डिसफंक्शन इज दुष्क्रिया। तो क्राइटेरिया ऑफ मैल अडेप्टिव बिहेवियर एंड डिसफंक्शन, तो कुसमायोजी एवं दुष्क्रिया कसौटी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, पहले तो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैल अडेप्टिव बिहेवियर। मैल अडेप्टिव बिहेवियर इज एनी बिहेवियर which prevents us to make a balance between us and our environment। ऐसा व्यवहार जो हमारे और हमारे परिवेश के बीच में संतुलन बनने से रोकता है या उस को अवरुद्ध करता है, दैट इज़ कॉल्ड मैल अडेप्टिव बिहेवियर। क्योंकि हमारा समायोजन ही हमारी स्वस्थ मानसिक स्थिति के लिए ज़िम्मेदार होता है। और अगर हम समायोजित नहीं होते अपने परिवेश से, समायोजन का मतलब हो जाता है कि जो परिवेश की या जो आपके आसपास जैसा एनवायरनमेंट है, लोग हैं, उनकी जो आपसे डिमांड्स हैं आप उनको भी पूरी कर सको और अपनी भी नीड्स को पूरी कर सको और दोनों के बीच में एक सही तालमेल बिठा सको, तो उसको हम समायोजन की स्थिति कहते हैं। तो ऐसे व्यवहार जो हमें समायोजित नहीं होने देते अपने परिवेश से, अपनी परिस्थितियों से, ऐसे सब व्यवहार जो हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल्स लेते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ प्रेजुडिसेस होते हैं उनमें, बहुत पुराने विचार रखते हैं, रूढ़िवादी होते हैं या भ्रष्टाचार का व्यवहार करते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें जो हैं वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें अपने आसपास के जो परिवेश है उससे एडजस्ट होने में बाधा उत्पन्न करती हैं और उसकी वजह से जो है वो डिसफंक्शंस भी आ जाते हैं हमारे व्यवहार में। डिसफंक्शन का मतलब है, डिसफंक्शन या दुष्क्रिया का मतलब है कि हम कोई काम हम जो आसानी से कर सकते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी हम ठीक से नहीं कर पाते, तो वो हो गया डिसफंक्शन। तो जब ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर हम नॉर्मल जो व्यक्ति एक काम आसानी से कर सकता है उसमें भी हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम डिसफंक्शन की स्थिति कहते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ मैलअडैप्टिव बिहेवियर एंड डिसफंक्शन यही कहता है कि एक तो जो हमारा व्यवहार है वो अगर मैलअडैप्टिव हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए जो हमें अपने पर्यावरण से, अपने परिवेश से संतुलन हम ना बिठाने दे, और दूसरा हम छोटे छोटे काम भी अपने
या हम अपने नॉर्मल रूटीन के काम भी करने में हमें दिक्कतें महसूस हो, तो दैट इज़ अनदर इंडिकेटर और क्राइटेरिया फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर। देन क्राइटेरिया ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, व्यक्तिगत व्यथा की कसौटी। व्यक्तिगत व्यथा की कसौटी जो है वो ये कहती है कि ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति के लिए स्वयं और दूसरे लोगों के लिए भी दिक्कतें पैदा करे। सबसे पहले तो अपने लिए पर्सनल डिस्ट्रेस। पर्सनल डिस्ट्रेस का मतलब है ऐसा व्यवहार जो खुद के लिए पीड़ादायक हो, दिक्कतें आ रही हो, बहुत तनाव में रहना, बहुत चिंता में रहना, बहुत हर समय अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में महसूस करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये जो सारे व्यवहार हैं ये व्यक्तिगत व्यथा से रिलेटेड है। मतलब ऐसे व्यवहार जो व्यक्ति के लिए स्वयं के लिए भी दुखदाई हैं और कभी कभी दूसरों के लिए भी दुख का कारण बनते हैं व्यक्ति के इस तरह के व्यवहार। तो क्राइटेरिया ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस यही बताता है कि ऐसे व्यवहार जो व्यक्ति के लिए स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हैं, स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा व्यथा उत्पन्न करने वाले हैं, दे ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। देन क्राइटेरिया ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस या अप्रत्याशा की कसौटी। सो क्राइटेरिया ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस सेज दैट ऐसे व्यवहार जो किसी से जनरली एक्सपेक्टेड नहीं हैं और वो उस तरह के व्यवहार दिखाता है कोई व्यक्ति जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं है। एक बड़ा व्यक्ति वो अगर एरोप्लेन में बैठने से डर रहा है या वो छोटे छोटे जीव जंतुओं से डर रहा है, कीड़े मकोड़ों से डर रहा है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उससे ये प्रत्याशा नहीं की जाती कि वो ऐसा करे, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इस तरह के व्यवहार, तो दैट मीन्स वो व्यवहार जो है वो एबनॉर्मल है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है वो चिंता में रहता है कि कल को मेरा पैसा मेरे पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, या और ज़्यादा वो उसको पैसा इकट्ठा करने की होड़ में ही लगा रहता है, जबकि उसके पास इतना है कि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस तरह के व्यवहार जो जिनकी उम्मीद नहीं की जाती व्यक्ति से, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को कर रहे हैं या वो उस तरह के व्यवहार दिखाते हैं, तो दैट कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस। कोई व्यक्ति जिसको अच्छे से तैरना आता है लेकिन फिर भी वो तैरने से डरता है, या कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम से डरता है। तो इस तरह के व्यवहार जो आपसे उम्मीद ना की जाए लेकिन फिर भी वो व्यवहार देखने को मिले, तो दे कम अंडर द criteria of unexpectedness, which is another criteria for abnormal behavior. So these are different criteria of statistical infrequency हमने डिस्कस किया, criteria of norm violation, criteria of maladaptive behavior and dysfunction, then criteria of personal distress, criteria of unexpectedness. So these are some of the criteria on the basis of which एक broad idea जो है वो abnormal और normal behavior के बीच में डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ किया जाता है इन क्राइटेरियाज को। देन देर आर 4 Ds ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। 4 Ds बताए गए हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। वन इज़ डेवियंस या विचलन। सो डेवियंस या विचलन हो गया कि the thoughts, emotions or behaviors that deviate from common acceptable pattern in a society। ऐसे विचार, ऐसे भाव, इमोशंस या संवेग और ऐसे व्यवहार जो समाज में कॉमनली एक्सेप्टेड पैटर्न है उनसे विचलित होते हैं, उनसे हटके होते हैं, दे आर कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर्स। सो फर्स्ट इज डेवियंस या विचलन, सेकेंड इज डिस्ट्रेस या व्यथा। It refers to negative feelings either felt within a person or that results in discomfort in others around him or her। ऐसी व्यवहार जो नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करते हैं एक व्यक्ति के अंदर
व्यक्ति में या एज ए रिज़ल्ट ऑफ दोज दूसरों को भी अनकंफर्टेबल कर देते हैं। ठीक है, तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जो व्यथा उत्पन्न करते हैं, ऐसे व्यवहार जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। देन डिसफंक्शन या दुष्क्रिया, इनेबिलिटी टू अचीव डेली फंक्शंस लाइक गोइंग टू वर्क। दुष्क्रिया जो है वो एक तरह की अयोग्यता है अपने रोज़मर्रा के कार्यों को करने की, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो वो भी व्यवहार, अगर इस तरह के व्यवहार हैं जहाँ पर दुष्क्रिया उत्पन्न हो गई है कि काम पे जाने में भी उसको दिक्कत है व्यक्ति को, या रोज़मर्रा के काम करने में भी दिक्कत है, तो दैट इज़ indicator of dysfunction या दुष्क्रिया which comes under abnormal behavior. Then danger, behavior that might put a person or someone else in danger. They are also they also come under the abnormal behavior. ऐसे व्यवहार जो व्यक्ति को खुद को भी खतरे में डालते हैं और दूसरों को भी खतरे में डालने में सक्षम हैं, उस तरह के व्यवहारों को भी abnormal behavior कहा जाता है ना। सुसाइडल थॉट्स हैं या किसी के साथ एग्रेसिव बिहेवियर है, मार पिटाई है, चोट पहुंचाना है, उस तरह के व्यवहार, तो ये सारे भी एबनॉर्मल बिहेवियर हैं विच कम अंडर द aspect of danger. And so these are 4 different D's: deviance, distress, dysfunction and danger. Again, they are broadly able to categorize abnormal behavior. So these are some of the criteria which are used to broadly categorize or differentiate abnormal behavior. So in today's video, this is it. I'll see you in another video. As I told you to put your attendance in the comment section. So I'm seeing that आप लोग नहीं डाल रहे हैं, तो please do it. It is also very important. Whosoever is attending this, they should put their presence in the comment section. And जो भी आपके कोई questions होंगे, that also you can put in the comment section. But I don't know why many students are not communicating. Only a few are responding. So it's for your benefit. So please avail this to the maximum. Okay. Thank you.